सबका एक अविभाज्य घटक है। डाइट इज हैविंग अ वेरी बिग रोल व्हेन यू ट्रीट एनी पेशेंट। तो डाइट के ऊपर, आहार के ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ है वैद्य राजन राज सर। सर का बीएमएस हो चुका, प्रोफिशिएंसी इन पंचकर्मा फ्रॉम राष्ट्रीय शिक्षण मंडल पुणे, और टिळक महाविद्यालय से डिप्लोमा इन डाइट किया है। और सर का हमेशा 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 से यही कोशिश रही है कि गुरु परंपरे द्वारा उन्हें जो आयुर्वेद का ज्ञान मिला है, आयुर्वेद के तत्व और आयुर्वेद के सिद्धांत जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनका प्रचार वो प्रसार वो हमेशा करते रहते हैं। और हमेशा अपने रुग्णों को वो प्रोत्साहित करते हैं कि आहार से हमें आरोग्य कैसे मिलता है। इसके लिए वो हमेशा रुग्णों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसके अलावा आहार को अपुनर्भव चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी वो देखते हैं। आज हमारे बीच में जब सर व्याख्यान देंगे, तो आहार में छोटे छोटे बदलाव के द्वारा हमें रुग्णों के ऊपर बड़े पैमाने में कैसे कार्य दिखाई देते हैं, या उसका प्रभाव कैसे दिखाई देता है, किन द्रव्यों का वापर, किन द्रव्य का उपयोग हमें रुग्णों से करवा के लेना है, इसका भी सर हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा विचार है, निद्रा, मूत्र प्रवृत्ति और मन, इनसे आयुष्य की वृद्धि कैसे होती है, इसका जो दृष्टिकोण है आयुर्वेद दृष्टिकोण, वो भी सर प्रस्थापित करने वाले हैं। इसके अलावा चिकित्सा करते वक्त जो हमारे घर छोटी छोटी चीजें हम यूज करते, जैसे एरंड तेल है, ऑलिव है, चंद्रचूर, सब्जियां, हुड़गी, मराठी में हुड़गी बोलते हैं, इस अलग अलग जुलाया, हम लाजा जो बोलते हैं, लाजा दर्पण हम यूज करते हैं पेशेंट्स के हाँ लिए ना। मैडम, आपका तो साड़ी वॉइस काफी चलाया। ब्रेक हो रहा है। ओके सर, जस्ट अ मिनट सर। इसके अलावा जो हम राइस का जो पेस्ट बनाते हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए और रुग्णों के लिए कैसे फायदेमंद है, इसके बारे में भी सर हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। और आहार मतलब हमारा शरीर, तो प्रसन्न आत्मा मतलब क्या है चाचा? मैडम आपकी जिसमें आवाज मन। ही नहीं आ रही है। ठीक प्लीज एक बार मैडम नेटवर्क चेक मैडम मैं कीजिए। दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ओके सर। गुड इवनिंग ऑल। वैद्य राजेंद्र कदम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे गुरु भी है। एक्चुअली हम दोनों बैचमेट है। लेकिन मैंने जब आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू की थी, जो लोगों ने अपने पिछले जो मास्टर कोर्स किए हैं दोनों, उनको बहुत बार ये सुनने को मिला होगा कि वैद्य राजेंद्र कदम, जिनके मदद से आयुर्वेद प्रैक्टिस की शुरुआत मैंने की है। तो ये जो शुरुआत मैंने जब की थी, तब ज्यादा मुझे आयुर्वेद का नॉलेज नहीं था। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता था, वो मैं राजेंद्र को पूछता था कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है। हर बार हम हमारे जो गुरुवर्य है वैद्य प्रशी पवार सर, उनको मिलने जाते थे। तब जाते वक्त 3 घंटे और आते वक्त 3 घंटे, ऐसे 6-7 घंटे हमारा पूरा जो कॉन्वर्सेशंस है वो आयुर्वेदा के लेके चलता था, वो प्रैक्टिस से लेके चलता था, वो छोटे छोटे नुस्खे को लेके चलता था। मेरे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो कभी कभी मेरे कुछ केसेस रहते हैं जिसको मुझे एक्सपर्टाइज ओपिनियन चाहिए रहता है, तो वो भी देने का काम वैद्य राजेंद्र कदम करते हैं। उनका अगर केस टेकिंग का टाइप्स देखा, केस टेकिंग की उनकी स्टाइल देखी, तो उनका ज्यादा जो भर रहता है वो हेतु निवारण चिकित्सा क्या हेतु विपरीत चिकित्सा, इसके ऊपर ज्यादा भर रहता है। बहुत बार हम हेतु निवारण चिकित्सा इजीली समझ जाते हैं, चलो बाबा ये आपने दही खा लिया या आपने छाछ पी लिया, इसके वजह से आपको सर्दी हो गया, तो दही और छाछ बंद कर दो और अभी ठीक हो जाओ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दही और छाछ का जो एंटीडोट है वो शंख भस्म हो सकता है। हमारे प्रैक्टिस में सीतोपलादी प्लस शंख भस्म ऐसा जग अगर हम ऐड करते हैं,
तो वो पेशेंट जो है हेतु विपरीत चिकित्सा होके जल्दी ठीक हो जाता है। यही सोच हर डिसीज में होती है, यही सोच हर हेतु में होती है। यही सोच हम आज आप सबको देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ बेसिकली अपना जो अभी मास्टर कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा जो 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसी में भी हम यही कोशिश करने वाले हैं कि हर एक व्याधि का हेतु क्या है, उसके हेतु की विपरीत चिकित्सा क्या है। तो इस हिसाब से, और उसमें फिर पंचकर्मा बाकी औषधि चिकित्सा ये तो सब होने वाला ही है, लेकिन उसमें हम ये भी कोशिश करने वाले हैं कि हर एक व्याधि के हेतु के विपरीत क्या चिकित्सा में प्रयोजन किया जा सकता है जिससे पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि दवा तो लोगों को बहुत सारे अवेलेबल है। अगर किसी को स्किन डिसीज होता है तो महामंजिष्ठादि है, लघु मंजिष्ठादि है, मंजिष्ठादि है, रक्तपाचक है, मांसपाचक है, सूक्ष्मवारा है, गंधक रसायन है, एन नंबर्स ऑफ आरोग्यवर्धिनी है, कृमि कुठार है, कुष्ठ कुठार है, एन नंबर्स ऑफ ड्रग्स हमारे सामने होते हैं। लेकिन कभी कभी ये ड्रग्स देने के बावजूद भी कोई कोई पेशेंट्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब जाके हम हेतु लेना शुरू करते हैं। लेकिन आप पहले से ही, आपको ये हम 6 महीने के कोर्स में हेतु कैसे लिए जाते हैं, उसका केस पेपर कैसा डिजाइन करना है, कौन से क्वेश्चन पूछना है जिससे हमें हेतु पता चले, तो ये सब हम ये 6 महीने के कोर्स में आपको जो बताने वाले हैं, उसका एक थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट जो है वो आज होने वाला है। उसमें से सर आपको हर एक चीज में थोड़ा 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 आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हमें देखना है। उसके साथ साथ जब हम पंचकर्मा करते रहते हैं या कोई पेशेंट्स अपना घर पे रहता है, अपने को फोन करता है, सर मेरे गले में खराश हो रहा है, मैं क्या करूं, ऐसा सलाह आप अगर इमीडिएट पेशेंट्स को देते हैं और उससे इमीडिएट आपकी सलाह से पेशेंट्स को अच्छा लगता है, तो वो पेशेंट कभी अट से टूटता नहीं है। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। किसी को बुखार आ गया, सर दर्द है, आपको पता है पेशेंट का वात कफत सर दर्द है, उसको बोला सौंठ का लेप लगा तो वो तुरंत उसको अच्छा लग जाएगा। वही पित्त का पेशेंट है, उसको बोलो चंदन का लेप लगा दो या गोपी चंदन का लेप लगाओ, तुरंत उसको अच्छा लग जाएगा। या वही कोई कफ का बीमारी का पेशेंट है, उसमें सौंठ और थोड़ा सा काली मिरी मिक्स करके लेप लगा दो, उसका सर दर्द कम हो जाएगा। तो ऐसे हमें घर के जो नुस्खे होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से पेशेंट्स को क्या बताना है, ये हमें इस 6 महीने के कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं। उसी के साथ साथ आज के जो वैद्य है राजेंद्र कदम, वो आपके सामने उनके विचार रखने वाले हैं। चलो मोबाइल। उसी के साथ साथ हमें ये जानना है कि केस टेकिंग कैसा होता है, ओपीडी सेटअप कैसा होता है। कुछ लोगों ने ओपीडी सेटअप का इंटीरियर के व्यू से, इंटीरियर डिजाइनर के व्यू से ओपीडी सेटअप कैसा होता है, ये लेक्चर अगर सुना नहीं रहेगा तो अपने ग्रुप पे ये इंटीरियर डिजाइनर के व्यू से अपना आयुर्वेदिक सेटअप्स ये भी आपको देखना है, ये भी सुनना है। क्योंकि हमारा, हम सबका एक ही एम है कि आयुर्वेदा को हमें सर्वोच्च स्थान पे लेके जाना है। वो लेते वक्त हमें आयुर्वेदा के जो भी चीजें करनी पड़ी वो करते रहना है। आयुर्वेदा में रिसर्च किस तरीके से लाना है, इंश्योरेंस किस तरीके से लाना है, एक्रेडिटेशन कैसे लेने हैं, आईपीडी कैसे करनी है, पंचकर्मा के लिए किस तरीके से। आज मुझे आपको बताने में खुशी है कि 38 पेशेंट्स के आज पंचकर्मा निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में चल रहे हैं। तो ये 38 पेशेंट्स पंचकर्मा के कैसे शुरू की जाए। हर एक पेशेंट्स को 2 घंटे का अगर मैनेजमेंट किया तो कितना पंचकर्मा रूम्स आपके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ पंचकर्मा किस तरीके से बढ़ाने चाहिए, पेशेंट को पंचकर्मा से अच्छे रिजल्ट्स कैसे देने चाहिए, ये सब हम आपको 6 महीने के जो मास्टर साइंस कोर्स इन आयुर्वेदा है उसमें आपको सिखाने वाले हैं। तुरंत पेशेंट्स को रिजल्ट देना है। कौन से पेशेंट को विद्ध कर्मा है, विद्ध कर्म करना है, कौन से पेशेंट को अग्नि कर्म करना है, कौन से पेशेंट्स को तुरंत रक्त मोक्षण करना है, ये हम सब आपको उस 6 महीने के कोर्स में आपको बताने वाले हैं। तो जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनका ऑलवेज वेलकम। लेकिन जो लोगों ने ये कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हम ग्रुप चार्ट में नंबर डाल देते हैं,
वैद्य ललित हेडा सर है, वैद्य मंजू चित्ते मैडम है। या आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से इस कोर्स को रजिस्टर्ड होना है। जो रिपीटर लोग हैं उनके लिए भी ये स्पेशल कोर्स रहेगा, इसमें और उनको एडवांस सीखने को मिलेगा। इसलिए उनको भी यहाँ पे ज्वाइन होना है, उनके लिए सिर्फ 4000 फी है। और जो लोग रूटीन्सली करते हैं, रूटीन्सली ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके लिए 15,000 ऑलरेडी फी है। लेकिन लास्ट के कुछ दिन बचे हुए, इसलिए थोड़ा डिस्काउंट में हम एडमिशन्स कर रहे हैं, उसको सिर्फ 12,000 फी आपको लगेगी। मुझे लगता है सर ज्वाइन हो गए हैं। वैद्य राजेंद्र कदम ज्वाइन हुए हैं सर। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। हमें किस तरीके से थोड़ा सा टेक्नो सेवी बनना है, किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल करना है, किस तरीके से लोगों से हमें कनेक्ट होना है, नंबर ऑफ पेशेंट किस तरीके से बढ़ाना है, ये सब आपको ये जो कोर्स है उसमें आपको सिखाया जाएगा। उसी के साथ, क्योंकि क्या है, हम टेक्नो सेवी भी होने चाहिए। तुरंत हमें कोई भी चीज पता चलनी चाहिए, उस रिलेटेड हम कनेक्ट होने चाहिए। कनेक्ट होके सर्विस देते आनी चाहिए, सर्विस देने के बाद रिजल्ट्स भी आने चाहिए। तो ये जो त्रिसूत्री है CSR में हमेशा बोलता हूँ, कनेक्टिविटी है, सर्विस है और रिजल्ट्स है। तो हमें को अगर लोगों के साथ जुड़े ही नहीं तो पेशेंट्स आएंगे ही नहीं। सिर्फ हम एक आधा क्लिनिक खोल के बैठते हैं, 10 लोगों को भी पता नहीं होता है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, यहाँ पे आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स होती है। तो हमें उस तरीके से जानना है कि किस तरीके से हमें वो आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट्स के लिए जाना चाहिए, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। फिर लोग जब आपके पास आते हैं तो उनको किस तरीके की सर्विस देना चाहिए। वही आपका, अगर इधर उधर सब दवा पड़ा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, कोई क्लीनिंगनेस नहीं है, आप निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स के रिव्यू में जाओ, आपको 1061 रिव्यूज मिलेंगे, जो क्लीनिनेस के बारे में, स्टाफ के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, पंचकर्मा के बारे में अ, थोड़ा टेक्निकल कुछ तो इश्यू आ रहा है। तब तक मैं आपको एक इसकी मेरी एक अभी मुझे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का प्राइज मिला, वो केस मैं आपको बताता हूँ। हर एक के प्रैक्टिस में उसका फायदा हो जाएगा। बेसिकली केस थी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विथ कोलेलिथियासिस विथ कोलेसिस्टाइटिस विथ डीरेंज LFT, ऐसी मेरी केस थी। एक 9 ईयर ओल्ड की बच्ची थी, वो 2 बार एलोपैथी हॉस्पिटल्स में एडमिट हुई थी, सेम पैंक्रेटाइटिस को लेके। लाइपेज बढ़ाया हुआ था, अमाइलेज बढ़ाया हुआ था, अल्कलाइन फॉस्फेट उसका बढ़ा हुआ था। तो वो जब 2 बार एडमिट हुई, फिर तीसरी बार उसको रिपीटेड एपिसोड्स आया, तो फिर वो उनको हायर सेंटर, टर्शरी सेंटर में, मतलब यहाँ पे रूबी हॉल करके एक हॉस्पिटल्स है, वहां पे उनको भेजा गया। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि बाबा इतनी, और उनको बोला कि वहां पे जाके आपको मे बी ऑपरेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके गॉल ब्लैडर में 12.5 टू 13 mm के मल्टीपल स्टोन्स थे। 9 ईयर ओल्ड की बच्ची, और उसमें कोलेलिथियासिस मतलब स्टोन होना, और उसी के वजह से कोलेसिस्टाइटिस होना, उसी के वजह से पैंक्रेटाइटिस होना। तो ये फिर, और उसका पेन इन एब्डोमेन, वोमिटिंग और फीवर, ये 3 सिम्टम्स उसको बार बार आते थे। तो फिर मेरे पास आई, तो मैंने देखा, तो उसकी हिस्ट्री में मैंने देखा, हेतु हमेशा बोलते रहता हूँ मैं, हेतु में देखा कि वो पनीर कंपैरेटिवली, मतलब 2 अल्टरनेट डे खाती है, हफ्ते में 2 बार नॉनवेज मतलब चिकन भी खाती है और अंडा भी खाती है। पिकल उसको खाने को रोज लगता था। टोमेटो सॉस ये उसको ज्यादा पसंद था। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो उसके खाने में कंपैरेटिवली एसिडिक जो खाना है और ड्राई वाला, मतलब वात और पित्त दृष्टि वाला खाना जो है, वो कंपैरेटिवली उसका ज्यादा था। फिर मैंने उसको हेती निवारण बोला, ज्वार की रोटी और या गेहूं का फुल्का और एक फल सब्जी उसको खाने को बोला। उसके रिलेटिव को बोला अगर इसने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया तो इसको ऑपरेशंस करना तय है।
रसांजन चूर्ण का लेप उसको एब्डोमेन के ऊपर, मतलब जहां पे उसको पेन सीवियर होता था वहां पे लगाने को दिया। वो लेप 6 घंटे को रखने को बोला, और वो निकालने के बाद उसको यष्टि घृत का लेपन ऐसा करने को बोला। अब उसके वजह से उसका वहां पे होने वाला दाह, वहां पे होने वाला पेन, ये कम हो गया आहिस्ते आहिस्ते। उसी के साथ साथ उसके जो लिवर एंजाइम्स जो डिस्टर्ब हुए थे, या पैंक्रेटिक एंजाइम जो डिस्टर्ब हुए थे, वो भी आहिस्ते आहिस्ते कम आना शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगा नहीं कि इतना, ये 3 मंथ मतलब 2.5 मंथ्स में ये पेशेंट्स के स्टोन निकल जाएंगे। तो पेशेंट के सिम्टम्स पूरे चले गए, पेन नहीं, फीवर नहीं, एब्डोमेन पेन, मतलब वोमिटिंग नहीं। और मैं दवा भी कम कम करते आ रहा था। दवा में मैंने इसको एलादी, जो चूर्ण है, वात कफ छर्दी का अधिकार है, सुवर्ण सुतशेखर, कनक सुंदर, कनकासव और गोक्षुरादि गुग्गुल, ये दवा उसको अभ्यंतरता दिया था। जरूरत के हिसाब से एक मेरा वासक आदि कामलाहर करके योग है, उसमें त्रिफला है, कचोरा है, कुटकी है, पटोल है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो वो भी चूर्ण उसको बीच बीच में दिया था। इसके अलावा कोई नया ड्रग्स उसको नहीं दिया, इतना ही ड्रग। और लीवर टॉनिक करके एक इम्प्रोलियो करके एक चैतन्य फार्मा का आता है, वो लीवर टॉनिक मैंने उसको दिया था। इतने दवा उसको दिया। 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स का उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन था। तो सिम्टम्स चले गए, एंजाइम्स कम हो गए, और उसका सोनोग्राफी मैंने रिपीट किया। यू कांट बिलीव दिस, 12.5 mm का स्टोन्स उसका चला गया था। हिपेटोमेगाली चली गई थी पूरी थी, कोलेलिथियासिस सिस्टाइटिस उसका चला गया था, पैंक्रेटाइटिस उसका चला गया था, और स्टोन भी उसके चले गए। उसका लिवर और गॉल ब्लैडर की थैली जो है एकदम क्लियर हो गई। तो ये सिर्फ आयुर्वेदा का सक्सेस है। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी ये सक्सेस मिलना संभव है। यही सब जो हम प्रैक्टिकल केसेस है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो हमें चिकित्सा तत्व पर पता चल जाता है। लेकिन ये तत्व के साथ एग्जैक्टली कौन से ड्रग यूज करना है, ये बहुत बार पता नहीं चलता है। ऐसा ही एक 11.2 एचबीओ की पेशेंट्स आज ही आके गई। 3 मंथ्स का उसको ट्रीटमेंट दिया, एक बार उसको विरेचन किया, in without taking any allopathy medicines। 11.2 का एचबीएस होने के बाद उसका आज का एचबीएस 6 आ गया। ये भी मेरा केस मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। विरेचन और आयुर्वेदा के मदद से उसका 11.2 का एचबीएस 6 आना सिर्फ 3 मंथ्स में पॉसिबल है। तो इसी तरह से ये जो हम प्रैक्टिस, जो आपको जो आयुर्वेदा का जो कोर्स करने वाले हैं, उसमें ऐसे ही सक्सेसफुल केसेस रहेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस रहेगा, ये हम आपको उसी में बताने वाले हैं। तो फिर चलते हैं, सर भी ज्वाइन हुए हैं। मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अनम्यूट होके उनका लेक्चर शुरू करे। उसके साथ साथ मैं उनका। सर अनम्यूट होके आप बात कर सकते हैं, राजेंद्र कदम सर। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ओके। सबसे पहले मैं नीलेश सर और सारिका मैम का शुक्रगुजार करूंगा। आज महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर ये मेरा लेक्चर उन्होंने रखा है, और इस लेक्चर के लिए आप जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको मैं, आवाज सुनाई दे रहा है क्या नीलेश सर? क्लियर आवाज है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करो सर। ओके ओके ओके। नहीं तो है ना। हाँ। आप इस लेक्चर के दौरान अगर कुछ नोट्स निकाल सकते होगे तो कुछ चीजें, क्या होता है कि हर एक चीज नोट्स के जरिए से इस स्लाइड शो में दिखाई नहीं जा सकती, पर कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है कि कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप पेन और नोटबुक अगर कुछ लेके रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्यकांक्षी आहार महत्व।
मैंने यहाँ पे जैसे अपत्यकांक्षी रहते हैं, भारक्षयकांक्षी रहते हैं, ऐसे भी कुछ रुग्ण हमारे पास आते हैं जो स्वास्थ्यकांक्षी रहते हैं। और स्वास्थ्य ये हमारा शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, इन सभी का रहता है। और इसका सभी का अंतर्भाव इस आहार के चिकित्सा में आता है। और इसमें ऊपर आज मैं फोकस करके आगे का लेक्चर लेने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। एक सुधा के स्वरूप में हमारे सबके जठर में जो अग्नि स्वरूप है, वो देवी को हम नमन करके ये आगे लेक्चर चालू रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। श्री कृष्ण जी गीता के 15वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जठर में अग्नि के स्वरूप में स्थान संश्रित हूँ, और यही अग्नि आपके सभी वायुओं की निर्मित से भोज्य, पेय, लेय और चौष्य, इसे चारों प्रकार के भोजन को पाचन करने के लिए, अन्न के पचन के लिए मदद करने वाला रहता है। और ऐसे अग्नि के स्वरूप में अंदर मैं आश्रित हूँ, यानी यही अग्नि साक्षात मैं हूँ, ऐसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये आगे का जो लेक्चर है सभी मेरे गुरुओं की देन है। मैं हर बार बोलता हूँ कि हमें ज्ञान जो 3 प्रकार से मिलता है। एक रहता है कि सदगुरु प्रचिति, गुरु प्रचिति बोलते हैं जिसको। एक रहता है शास्त्र प्रचिति, हम जो भी पढ़ते हैं उसमें से हमें जो मिलता है उसको शास्त्र प्रचिति हम बोलेंगे। तीसरा है आत्म प्रचिति, हमने गुरु से कुछ सीखा है, हमने कुछ शास्त्रों में पढ़ा है, और वो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि आत्म प्रचिति। और वो आगे प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद है। ये लेक्चर में मैं बोलूंगा कि तीनों जरिए से हमें ज्ञान मिलता है, और ये आपके प्रैक्टिस में और उत्तरोत्तर प्रगति करने का करें। ऐसे ही कुछ चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें शास्त्र प्रचिति के कुछ उदाहरण रहेंगे, कुछ आत्म प्रचिति के रहेंगे, कुछ गुरु प्रचिति के रहेंगे। और हमें रुग्ण की सेवा या उसकी स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से भी मार्ग से अगर हमें स्वास्थ्य प्रदान करने में अगर हम माहिर हो जाएंगे, तो आगे आपका उत्तरोत्तर यानी प्रगल्भता भी बढ़ती जाती है। एक श्लोक है चरक सुश्रुत में, हितकर और अहितकर आहार के बारे में, ये आपने सुना भी है, वही मैं थोड़ा रिपीट करने वाला हूँ। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि बारंबार उसका उद्बोधन करना, मनन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। 1-2 मिनट हेडफोन में लगा के देखता हूँ। अभी क्या आवाज आ रहा है क्या अभी? यस सर। अग्निवेश है। शरीर के धातुओं का साम्य ये आपको प्रकृति उत्पन्न करने के लिए कारण होता है। इनका असाम्य होना या विपरीत होना, ये आपके अहितकर आहार की वजह से अगर होता है तो हमें विकृति के लिए कारण होता है, व्याधियों के लिए कारण होते हैं, अस्वास्थ्य के लिए कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार एक भेषज है, इसी अर्थ का एक श्लोक है। महर्षि काश्यप जी इसके बारे में बोलते हैं कि न च आहार समम किंचित भेषजम उपलब्धते शक्यते अप्यम मात्रे नरम कर्तुम निरामया। यानी
भेषज में सबसे श्रेष्ठ भेषज कौन सा होगा, तो आहार ही है। और आहार के जैसा कौन सा भी अन्य भेषज हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार हमें रुग्ण के लिए कितना फायदेमंद है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत से बात करूंगा। व्याधि मोक्ष सप्त धातुओं की अच्छी अगर निर्मित करनी है तो हमें आहार का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर प्रमेह जैसा व्याधि होता है तो उसका मेद धातु है, उसको अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको आहार उसका बदलना जरूरी है। उसने क्या खाया है, किस तरीके का उसका विहार है, वो उसके मेद धातु निर्मित के लिए कारण होता है। अगर उस मेद धातु को कम करना है तो उसमें होने वाला कम हमें कम करना, और वो अगर हम करने के लिए उस विपरीत की ओर अभी रुग्ण नहीं जाएगा। ऐसे कुछ गुलज व्याधियां होती है, उसको आगे ढकेलने के लिए अगर प्रमेह एक आधे रुग्ण को 50 उम्र में होता है और उसके बच्चे को वो 30 उम्र में भी होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में उनको पहले से जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। और उसके लिए उस रुग्ण के आहार की बदलाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे बोल सकते हैं अगर उसके पिताजी को 50 में हुआ है तो इसको कैसे 60 के ऊपर ही आगे अगर होता है तो ठीक है, तो उसके 10 साल हम आगे अगर ढकेल पाते हैं कुलज व्याधि तो ये हमारा यश है। वही इसके लिए हमें ये आहार का बदलाव करना जरूरी है। अपुनर्भव कुछ व्याधियां ऐसी होती है कि बार बार आती है, तो उसमें हम आहार हम बदल नहीं कर पा रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर बार बार एक आधे व्याधि के लिए रुग्ण हमारे पास आता है तो उसमें अपुनर्भव चिकित्सा हम कर नहीं पा रहे, ये हमारा दोष हो रहा है। तो इसमें हम अगर रुग्ण को अपुनर्भव चिकित्सा करते हैं तो यह आहार के जरिए हो सकती है। अगर एक आधा रुग्ण रात को सोते समय पानी पीता है और उसका पीना से अगर जा नहीं रहा तो उसको हमें बताना चाहिए कि रात को 7 के बाद अगर वो पानी पीना उसका बंद करेगा तो सुबह उसका प्रतिशय कम होने वाला है। ये अपुनर्भव चिकित्सा है और उसके लिए उसका खान पान में बदलाव करना बहुत जरूरी है। सुबह की शुगर एक आधे पेशेंट की अगर बढ़ती है, उसका द्रव गुण बढ़ रहा है, रात में पेशाब को बार बार उठना पड़ रहा है, तो उसका 7 के बाद का खाना बंद करना है। कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ पेशेंट में स्ट्रिक्टली बात सलाईन नाही नांदेडला जायचंय, मला नांदेडला जायचंय, उद्या लावतो। सर बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स मधुकर सबको सर म्यूट कर प्लीज दीजिए अपना प्लीज। माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। तपासतो ना, गोळ्या बिळ्या देतो, सलाईन आता लावायच नाही मला। नाही हो, मला जायचंय तर नाश्ता राहिला भाई माझा। मधुकर सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए म्यूट। केसेस में आहार में बदलाव पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। आहार एक रसायन है, कुछ चीजें ऐसी रहती है कि रसायन के स्वरूप में काम करती है। उसमें जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कैस्टर ऑयल एक रसायन के जैसा काम करता है, क्योंकि अगर एक आधा पेशेंट वात व्याधि का है, उसका प्रवास ज्यादा है, वातकर हेतु है, तो उसको अगर स्निग्धता देनी है तो कैस्टर ऑयल के जैसे अगर स्निग्धता आप दे पाए तो उसके लिए वो रसायन के जैसा ही काम करेगा। और उससे वात पित्त कफ आश्रम मेद शीत इसमें जो बताए उसमें कोई भी बचा ही नहीं है, कोई व्याधि ही बचा नहीं है। तो ऐसे केसेस में उसको कैस्टर ऑयल अगर आप रोटी के साथ, ज्वार के रोटी के साथ, गेहूं के रोटी के साथ अगर मिश्र करके बता देते हैं तो उसके लिए वो रसायन के जैसा ही काम करेगा। शतावरी जैसे रसायन है, हम आहार द्रव्य के जैसे आंवला के जैसे रसायन है, या हम रुग्णों को मोरवला के स्वरूप में या सुबह आंवला हल्दी के स्वरूप में, शाम को पेशेंट को प्रमेह के रुग्ण में रसायन के स्वरूप में बता सकते हैं। कुछ चीजें रहती है ऐसी कि कुछ व्याधियां आगे फिर से न उत्पन्न करने के लिए फायदा करती है, और ये अगर व्याधि है तो उसका तकलीफ पेशेंट को होने वाला है वो कम करने के लिए बहुत फायदा करने वाली है। ये इससे आगे दीर्घायुष्य बढ़ने के लिए उसका फायदा होने वाला है, इसमें कुछ संशय नहीं है। ये दीर्घायुष्य कब बढ़ जाता है, कब दीर्घायुष्य मिल जाता है, तो इसके बारे में आगे मैं बोलूंगा। तो ये दीर्घायुष्य भी बढ़ने के लिए आपको ये रसायन बहुत फायदेमंद रहते हैं। ये आहार ही उसका दीर्घायुष्य बढ़ने के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारे पास नहीं खाया था, किया था,
तो हर एक आदमी ने वही रोटी सब्जी दाल चावल ही खाई थी जो उसके जमीन में उगती थी, और वही उसको आयुष्य वृद्धि। ऐसे केसेस में दीर्घायुष्य के लिए आहार हमारा बहुत फायदेमंद रहता है। तो और इसके आगे मैं बोलूंगा, कुछ परंपराएं भी रहती है, और वो परंपराएं अच्छी भी रहती है, कोई बुरी भी रहती है। कुछ परंपराएं ऐसी रहती है कि वो आयुष्य वृद्धि करने के लिए कारण होती है, कुछ परंपराएं गलत भी हो सकती है, जैसे दूध और चावल है, या दही की मात्रा है। बहुत लोगों के खाने में एक एक वाटी दही रहता है रोज, और ऐसे लोगों में फिर वो कुछ ना कुछ विकृतियां लेके आते हैं, जैसे स्राव स्वरूप में, व्याधियों के स्वरूप में, त्वचा रोग के स्वरूप में, शोथ के स्वरूप में, कफ रोग के स्वरूप में, बहुत सारे व्याधि बार बार लेके आते हैं। और हर एक आदमी को एक ही बीमारी उस फैमिली में हो जाएंगे ऐसे नहीं। किसी को त्वचा विकृति हो सकती है, जिसका निज दोष त्वचा के स्वरूप में है, उसका खवैन वहां पे है, तो वहां पे वो त्वचा रोग को लेके आएगा। वही फैमिली में दूसरा आदमी है, उसको दही खाने की वजह से कफ की बीमारी हो सकती है। उसी फैमिली में एक आदमी उम्र हुआ है, उसका वो शोथ के स्वरूप में लेके आएंगे। कभी कभी यही बीमारी उसको रुद्रोग की ओर भी लेके जा सकती है। तो ऐसे कुछ परंपरा गलत भी हो सकती है। रात्रि में दही खाने की परंपरा कुछ लोगों की है कि उसमें वो परंपरा हमें छेद देना है, उनको बंद करना है। कुछ अच्छी परंपरा है, वो उनको अगर चालू रहेंगे तो उनको चालू रखने के लिए बोलना है। शाम को अगर वो 7 के पहले खाता है, वो परंपरा अच्छी है, तो उसको शाम को कोई जवार की रोटी खाते हैं, वो अच्छी परंपरा है। कुछ परंपराएं अच्छी भी रहेगा तो वो कंटिन्यू करने के लिए बोलना है। तो ऐसे परंपराओं के परंपरा